आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान में किसान आंदोलन से संबंधित घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं और हमने बिजोलिया किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन तथा बेंगू किसान आंदोलन का अध्ययन कर लिया है। आज हम बूंदी राज्य में किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे, जिसे बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। बूंदी राज्य में जो किसान आंदोलन हुआ उससे संबंधित गुर्जरों का आंदोलन हुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे। बूंदी राज्य किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। यहाँ के किसानों को प्रारंभ में संगठित करने वाले हरि भाई किंकर, रामनारायण चौधरी, पंडित नैनूराम शर्मा, इन्होंने यहाँ के किसानों में जनजागृति फैलाई और इन्हें संगठित करने का प्रयास किया। वास्तविक रूप से इस आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया और महिलाओं का नेतृत्व सत्यभामा के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इस आंदोलन में महिलाओं की सर्वाधिक भूमिका मानी जाती है, अर्थात राजस्थान में जितने भी आंदोलन हुए उसमें महिलाओं की सर्वाधिक भूमिका बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित देखी जाती है। सत्यभामा को गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। बूंदी राज्य में किसान आंदोलन, इसे बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। दोस्तों, इस आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। तो यहाँ के किसान भी बढ़ी हुई लगान दरों, बेगार तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार से परेशान थे। यहाँ के किसान बढ़ी हुई लगान दरें, लागतें तथा भ्रष्ट प्रशासन या भ्रष्ट प्रशासनिक भ्रष्टाचार से परेशान थे। 1921-22 में हरि भाई किंकर, राम नारायण चौधरी, हरि भाई किंकर, राम नारायण चौधरी और पंडित नैनूराम ने किसानों में जनजागृति फैलाई तथा किसानों को संगठित किया। किसानों में जनजागृति फैलाई तथा यहाँ के किसानों को संगठित किया। इसी प्रकार इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा और सत्यभामा ने महिलाओं को संगठित किया था। एक महिला है जिसका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा के द्वारा महिलाओं को संगठित किया गया और इस सत्यभामा को गांधी जी की
मानसपुत्री कहा जाता है। दोस्तों, सत्यभामा को गांधी जी की मानसपुत्री कहा जाता है। एक बार पुनः देखिए, बूंदी राज्य में किसान आंदोलन, इसे बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। तो यहाँ के किसान भी बढ़ी हुई लगान दरों, बेगार तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार से परेशान थे। 1921-22 में हरि भाई किंकर, रामनारायण चौधरी तथा नैनूराम शर्मा ने जनजागृति फैलाई, किसानों को संगठित किया और इस आंदोलन का नेतृत्व करता पंडित नैनूराम शर्मा और महिलाओं को संगठित करने वाली, महिलाओं का नेतृत्व करने वाली सत्यभामा थी, जिन्हें गांधी जी की मानसपुत्री के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अप्रैल 1922 में यहाँ के किसानों ने प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। मई 1922 में प्रशासन के द्वारा, अर्थात बूंदी प्रशासन के द्वारा, बूंदी राज्य के द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक आयोग का गठन किया, लेकिन इस आयोग द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान न करके उनके विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाई गई। दोस्तों, अप्रैल 1922 में बूंदी के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया प्रशासन के विरुद्ध और मई 1922 में किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक आयोग का गठन किया, लेकिन इस आयोग ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय किसानों पर दमनकारी नीति अपनाई। इसके बाद 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड की घटना घटित होगी, जिसमें नानक भील और देवालाल गुर्जर नामक व्यक्ति शहीद होंगे। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, अप्रैल 1922 में किसानों ने प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। अप्रैल 1922 में यहाँ के किसानों ने प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया और मई 1922 में सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक आयोग का गठन कर दिया गया, लेकिन इस आयोग ने किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया और आयोग द्वारा दमन की नीति अपनाई गई। आयोग के द्वारा दमन की नीति अपनाई गई। तो अप्रैल 1922 में किसानों ने आंदोलन शुरू किया। मई 1922 में प्रशासन ने या सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, लेकिन इस आयोग ने किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया और किसानों पर दमन की नीति शुरू कर दी, अर्थात किसानों को यहाँ से निकालने का प्रयास किया गया और किसानों पर अत्याचार शुरू कर दिए गए। इसके बाद किसान अपनी मांगों को या मांग रखने के लिए डाबी बूंदी में एक सभा का आयोजन करेंगे और यहाँ इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें नानक भील और देवालाल गुर्जर नामक व्यक्ति शहीद हो गए। तो दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे डाबी हत्याकांड।
इसके बाद देखिए दोस्तों, डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड। दो अप्रैल 1923। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923। किसानों ने डाबी गांव में सम्मेलन आयोजित किया। किसानों ने डाबी गांव में सम्मेलन आयोजित किया और नानक भील ने मंच के माध्यम से एक जोशीला गीत गाया था। नानक भील ने एक मंच से, जब यह सम्मेलन का आयोजन किया गया, उस सम्मेलन के मंच से एक गीत गाया। गाढ़ा रही जो रे मर्दाओ, गाढ़ा रही जो रे मर्दाओ, थाको सब दुख मिट जाए। दोस्तों, नानक भील के द्वारा मंच से एक जोशीला गीत गाया गया, गाढ़ा रही जो रे मर्दाओ, थाको सब दुख मिट जाए। इसके पश्चात हाकिम हाकिम दोस्तों, हाकिम इकराम हुसैन के आदेश पर गोलियां चलाई गई। हाकिम इकराम हुसैन के आदेश पर गोलियां चलाई गई और नानक भील व देवालाल गुर्जर मारे गए। नानक भील व देवालाल गुर्जर मारे गए। दोस्तों, नानक भील झंडा गीत के माध्यम से क्रांति की अलख जगाते थे। नानक भील झंडा गीत के माध्यम से क्रांति की अलख जगाते थे और नानक भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी शीर्षक से कविता लिखी थी। दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है, माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में अर्जी शीर्षक से कविता लिखी। और एक लाइन और याद रखेंगे, माणिक्यलाल वर्मा पंछीड़ा गीत के द्वारा
पंछीड़ा गीत के द्वारा लोगों को प्रेरित करते थे। इस प्रकार दोस्तों डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को, इसमें हाकिम इकराम हुसैन के आदेश पर गोलियां चलाई जाएंगी और नानक भील और देवालाल गुर्जर मारे गए। नानक भील झंडा गीत के माध्यम से क्रांति की अलग जगाते थे। नानक भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा अर्जी शीर्षक से कविता लिखी गई और इसी प्रकार माणिक्यलाल वर्मा पंछीड़ा गीत के माध्यम से लोगों में अलग जगाते थे, लोगों को प्रेरित करते थे और लोगों में क्रांति की भावना पैदा करते थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस डाबी हत्याकांड की निंदा समाचार पत्रों के माध्यम से की गई। नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, प्रताप आदि समाचार पत्रों के माध्यम से इस घटना की निंदा की गई। एक तो नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी तथा प्रताप नामक समाचार पत्रों में इस घटना की निंदा की गई। दोस्तों ये जो प्रताप समाचार पत्र था, इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे और ये कानपुर से प्रकाशित होता था। ये समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था और इस समाचार पत्र में बिजोलिया आंदोलन को भी प्रकाशित किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित भी इस प्रताप समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसके पश्चात 1936 में, बात 1936 की है, 1936 में बरड़ क्षेत्र के गुर्जर किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। उनकी मुख्य रूप से 2 मांगे थी। एक तो नुक्ता प्रथा को समाप्त किया जाए, और एक बढ़ी हुई लगान दरों को वापस लिया जाए। और 1936 में ही राज्य सरकार के द्वारा, बूंदी सरकार के द्वारा पशु गणना करवाई जा रही थी, लेकिन यहाँ के किसानों ने सोचा कि राज्य सरकार कोई नया कर लगाने का प्रयास कर रही है, इसीलिए भी किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। तो 1936 में बरड़ क्षेत्र के गुर्जर किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया और उनकी मुख्य मांगे थी, नंबर 1, नुक्ता प्रथा को समाप्त किया जाए और बढ़ी हुई लगान दरों को वापस लिया जाए। इसी प्रकार 1936 में राज्य सरकार पशु गणना करवा रही थी।
1936 में राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पशु गणना करवाई जा रही थी। यहाँ के किसानों ने सोचा कि सरकार कोई नया कर लगा रही है, इसीलिए किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। किसानों ने इसका विरोध किया। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, डाबी हत्याकांड की निंदा नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी तथा प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से की गई। प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ये कानपुर से प्रकाशित था। 1936 में बरड़ क्षेत्र के गुर्जर किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। इनकी मुख्य मांगे थी नुक्ता प्रथा को समाप्त किया जाए, बढ़ी हुई लगान दरों को वापस लिया जाए। 1936 में ही राज्य सरकार पशु गणना करवा रही थी, लेकिन यहाँ के किसानों को लगा कि सरकार कोई नया कर लगाने जा रही है, इसीलिए यहाँ के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अक्टूबर 1938 को हिंडोली के धूलेश्वर महादेव मंदिर, हिंडोली के धूलेश्वर महादेव मंदिर में लगभग 90 गांवों के किसान एकत्रित हुए। किसानों ने अपनी मांगे रखी और सरकार के द्वारा उन्हें कुछ रियायतें दे दी गई और इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन दोस्तों इस आंदोलन से संबंधित दो लाइनें हम और याद रखेंगे। एक तो ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था, एक ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था, क्योंकि जब ये आंदोलन चल रहा था इसी समय प्रजामंडल का गठन भी हो चुका था। हाड़ौती प्रजामंडल, बूंदी कोटा प्रजामंडल। तो नैनूराम शर्मा के द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में प्रजामंडल से संबंधित घटनाओं पर बल दिया गया, इसलिए इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा जाता है। और महिलाओं की सर्वाधिक भूमिका इसी आंदोलन में मानी जाती है। इसमें दो लाइनें, तीन लाइनें और हैं, वो देख लीजिए। अक्टूबर 1938 को लगभग 90 गांवों के किसान हिंडोली के धूलेश्वर महादेव मंदिर में एकत्रित हुए। लगभग 90 गांवों के किसान धूलेश्वर महादेव मंदिर में एकत्रित हुए और सरकार ने किसानों को कुछ रियायतें दी। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। इसमें दो लाइनें और याद रखेंगे। नंबर 1, यह एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था। दोस्तों यह एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था। और नंबर 2, महिलाओं की इसी आंदोलन में सर्वाधिक भागीदारी थी। इसी आंदोलन में सर्वाधिक भूमिका या भागीदारी थी। दोस्तों ये बूंदी राज्य से संबंधित किसानों की जो समस्याएं थी, उनसे संबंधित जो घटनाएं थी, हमने इस वीडियो में उन सभी घटनाओं का अध्ययन किया।
बूंदी राज्य किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में यहाँ के किसानों को हरि भाई किंकर, राम नारायण चौधरी, पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा संगठित किया गया। यहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया। महिलाओं का नेतृत्व सत्यभामा के द्वारा किया गया, जिसे गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार यहाँ मुख्य घटना डाबी हत्याकांड, जो 2 अप्रैल 1923 को किसानों ने एक सम्मेलन आयोजित किया और इस दौरान नानक भील ने जोशीले गीतों के माध्यम से यहाँ के किसानों को संगठित करने का प्रयास किया। हाकिम इकराम हुसैन के आदेश पर गोलियां चलाई गई, जिसमें नानक भील और देवालाल गुर्जर मारे गए, शहीद हो गए। और नानक भील झंडा गीत के माध्यम से लोगों में क्रांति की अलख जगाते थे। इसी प्रकार नानक भील की स्मृति में माणिकलाल वर्मा के द्वारा अर्जी शीर्षक से कविता लिखी गई और माणिकलाल वर्मा खुद पंछीड़ा गीत के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते थे, लोगों में अलख जगाते थे, लोगों में एक नवीन भावना का संचार करने का प्रयास करते थे। इसी प्रकार नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, प्रताप समाचार पत्रों में इस घटना की निंदा की गई। प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित था, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। प्रताप समाचार पत्र का बिजोलिया आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके पश्चात 1936 में राज्य सरकार अर्थात बूंदी की सरकार के द्वारा पशुओं की गणना करवाई जा रही थी, लेकिन यहाँ के किसानों को महसूस हुआ कि सरकार कोई नया कर लगाने जा रही है, इसीलिए किसानों ने इसके विरोध में आंदोलन कर दिया और अक्टूबर 1938 को लगभग 90 गांवों के किसान हिंडोली के धूलेश्वर महादेव मंदिर में एकत्रित हुए। सरकार ने किसानों को कुछ रियायतें दे दी और यह आंदोलन समाप्त हुआ। इसमें 2 लाइनें और याद रखेंगे, यह एक नेतृत्वहीन आंदोलन था और महिलाओं की इसी आंदोलन में सर्वाधिक भागीदारी या भूमिका थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।